देखिए, आपका कल भूमिका बाँधी जा रही थी, उसी क्रम में आगे बढ़ाना है, फिर एक बार हम उसको डिटेल में करते हैं। यानी कि सबसे पहले आपका जो शुरुआत करनी है और ये क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल आता है, यानी कि जो शुरुआती दौर में हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन अलग से आता है। आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे बना है, आपका सीआरपीसी में कि जो भी एविडेंस अभियुक्त के विरुद्ध लिया जाएगा, यानी कि अभियुक्त किसी एक्यूज्ड के विरुद्ध जो भी साक्ष्य लिया जाएगा, अर्थात जो भी इंक्वायरी और ट्रायल यानी कि जांच और विचारण होगी और उसमें एविडेंस लिया जाएगा, वह तभी लिया जाएगा जब अभियुक्त उपस्थित हो, यानी कि अभियुक्त एपियर हो, हाजिर हो। इसकी अपवादों सहित व्याख्या करिए। ये आपका नया क्वेश्चन बन रहा है जो कंसेप्चुअल। इस क्वेश्चन को जब भी लिखिए तो आपका मने कहाँ से उठाना है ये पहले जानना है। शुरुआत करिए प्राकृतिक न्याय से या नेचुरल जस्टिस से, यानी कि आपको जो शुरुआत करनी है नैसर्गिक न्याय या नेचुरल जस्टिस अभी हम बताएंगे। इसके बाद ये जो प्रिंसिपल समाहित है किस सेक्शन में, सीआरपीसी के 273 में समाहित है, वो लिखना पड़ेगा। फिर आपका इसका एक्सेप्शन दिखाना पड़ेगा, अपवाद दिखाना पड़ेगा। इंटरव्यू में भी अपवाद पूछा जा रहा है कि आखिर कौन सी वे धाराएं हैं जहां की अभियुक्त हाजिर नहीं है कोर्ट में, फिर भी उसके खिलाफ एविडेंस लिया जा सकता है, कार्यवाही की जा सकती है। तो आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये बनता है, कहीं एक जगह मिलना मुश्किल है। इसी तर्ज पर आगे जो चलेगा चैप्टर आपका अध्याय 6 सीआरपीसी का हमें पढ़ना है, सेक्शन 61 से लेकर 90 तक। इसमें आपका हम पढ़ाएंगे कि न्यायालय किसी व्यक्ति को एपीयर कराने में क्या क्या शक्ति रखता है, अर्थात यदि क्रिमिनल कोर्ट किसी अभियुक्त को या गवाह को न्यायालय में बुलाना चाहता है, एपीयर कराना चाहता है, तो उसके पास क्या क्या पावर है। समन जारी कर सकता है। इसके बाद क्या पावर मैं बताया था, अरेस्ट वारंट या गिरफ्तारी का वारंट। और तीसरा उपाय क्या है, प्रोकुमुलेशन एंड अटैचमेंट, यानी कि उद्घोषणा और कुर्की। ये तीनों उपाय क्यों दिए गए हैं अध्याय 6 में, इसलिए दिए गए हैं कि नेचुरल जस्टिस का पालन किया जाए, यानी कि जब अभियुक्त कोर्ट में आएगा तो अभियुक्त के सामने ही सभी कार्यवाही की जाएगी। तो पहले वह नेचुरल जस्टिस पढ़ा जाएगा कि आखिर ये चैप्टर क्यों बनाया गया, और क्यों के बाद आपका समन मामला हम शुरू करेंगे तो 61 से आपका 69 तक। जब वारंट शुरू होगा तो 70 से आपका 81 तक। और जब प्रोकुमुलेशन और अटैचमेंट शुरू होगा तो 82 से लेकर 86 तक। और छूटे फूटे प्रावधान आपका 87 से लेकर 90 तक। ये 4 खंडों में बांटा गया है। तो आइए इसको पहले शुरुआत किया जाए। भाई इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्री के लिए भी। आपका अब वर्तमान में ये पूछल्ला क्वेश्चन मेंस में भी बन रहा है। इसकी जब भी शुरुआत करिएगा, आपका प्राकृतिक न्याय क्या है। देखिए प्राकृतिक न्याय, पहले इसको प्राकृतिक न्याय को 2-4 मिनट देखा जाए। जब आप बिहार जे देने जाएंगे तो प्राकृतिक न्याय वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ना है, शॉर्टकट में नहीं। कम से कम पढ़ाते समय भी आपका 4-5 लेक्चर लग जाता है क्लास में। जो प्रशासनिक विधि है, अर्थात एडी लॉ है,
अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, उसमें आपका नेचुरल जस्टिस 50 पेज में मिलेगा, एक पेज में नहीं। लेकिन यहाँ तो आपका 3-4 मिनट में समाप्त करना है। तो नेचुरल जस्टिस है क्या? एक तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, तो प्रकृति के नियमों के अनुसार न्याय करना ही प्राकृतिक न्याय है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि प्राकृतिक न्याय क्या है, नेचुरल जस्टिस क्या है, अर्थात नैसर्गिक न्याय क्या है, तो एक लाइन में आप बता सकते हैं, जो नेचर के रूल है उसका पालन करते हुए न्याय करना ही प्राकृतिक न्याय है। प्राकृतिक न्याय की परिभाषा सटीक देना संभव नहीं है, यानी कि प्राकृतिक न्याय की हूबहू परिभाषा देना संभव नहीं है। आज तक किसी भी केस में या न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय की सटीक परिभाषा नहीं दी है। लेकिन रिज वर्सेज वाल्डविन बिहार में पूछा जाता है। रिज वर्सेज वाल्डविन का केस है। इसमें जस्टिस लॉर्ड राइट ने ये बता दिया कि प्राकृतिक न्याय की आपका परिभाषा देना संभव नहीं है। प्राकृतिक न्याय तमाम है आपका, यानी कि नेचुरल जस्टिस के नियम तमाम नियम हैं, विकासशील भी है। तो इसमें जो बिहार पूछा जाता है कि नेचुरल जस्टिस का मैग्नाटा कौन सा केस है, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा आपका कौन सा केस कहा जाता है, तो आप बताएंगे रिज वर्सेज वाल्डविन। जस्टिस का नाम भी याद रखना, लॉर्ड राइट, रिज वर्सेज वाल्डविन। ये है भाई, देख बता दे रहा हूँ, रिज बनाम वाल्डविन, वाल्डविन। आइए आगे इसको बढ़ाया जाए। आपका अब प्राकृतिक न्याय के जो सिद्धांत हैं, हाँ भाई मैग्ना कार्टा पहले बता दिया जाए, एक लाइन और। मैग्ना कार्टा शब्द जो है आपका, इस पर गौर करिए और 3 एंगल से पढ़िएगा, एक एंगल से नहीं, कितने एंगल से? 3। मैग्ना मतलब होता है बिग, बिग माने बड़ा, और कार्टा मतलब होता है चार्टर, चार्टर मतलब विलेख, विलेख मतलब दस्तावेज। अर्थात यदि हम मैग्ना कार्टा का वर्ड बाय वर्ड अर्थ निकालें तो बहुत बड़ा विलेख, यही तो हुआ बड़ा विलेख। तो बड़ा विलेख का मतलब ये नहीं हुआ कि 2000 पन्ने का विलेख, यहाँ भावार्थ निकाला जाता है। बड़ा विलेख का मतलब ये हुआ कि जिसमें कि महत्वपूर्ण राइट दिए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण चीज बताई गई है। फिर एक बार इसको समझिए, मैग्ना कार्टा का मतलब कि बड़ा विलेख ये शाब्दिक अर्थ है, इसका भावार्थ हुआ जिसमें कि आपका महत्वपूर्ण चीज बताई गई है। तो आप मैग्ना कार्टा को रिलेट करके पढ़िएगा। अगर प्रशासनिक विधि में पूछे तो प्राकृतिक न्याय पर महत्वपूर्ण चीज किस केस में बताया गया, रिज बना वाल्डविन में। भारत में मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताइए। अधिकारों में सर्वोच्च अधिकार हमारे संविधान में जो हमें प्रदान किया गया है वह कौन है? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो इसी को क्या कहा जाता है भारत संविधान का? मैग्ना कार्टा। बहुत बड़ा अधिकार ये है। अब ये है कि मैग्ना कार्टा किसने कहा, तो बीजी रामचंद्रन, यानी कि विद्वान बीजी रामचंद्रन ने। फिर हम बता रहे हैं, विद्वान बीजी रामचंद्रन ने भारतीय संविधान के भाग 3 को अर्थात मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा है। मैग्ना कार्टा शब्द की उत्पत्ति इंग्लैंड से होती है। तो इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा कब आया, तो
1215 देखिए हल्का समय सही है हमारे साथ 1215 में ही आया। मैंने 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा, इधर बैठिए पीछे है जगह ना, हाँ बैठिए वहीं, या इधर बैठ जाए, सीधे बैठ जाइए इधर, यहाँ बैठिए, है तो जगह, कहीं बैठिए भाई। देखिए 1215 ईस्वी में फिर बता दिया जाए मैग्ना कार्टा आया। इसका इतिहास हल्का सा आपको जानना है, अभी शुरुआत नहीं हुई सीआरपीसी, अभी आपका बताया जा रहा है मैंने आपका मैग्ना कार्टा बताया जा रहा है, तब प्राकृतिक न्याय, तब सीआरपीसी। हल्का सा मैग्ना कार्टा को और डिटेल हम करते हैं, एक इतिहास लेकर डिटेल करते हैं। देखिए आपका 5वीं शताब्दी में लगभग इंग्लैंड में होता क्या है, एक तरफ चर्च आता है और दूसरा तरफ राज्य है। राज्य मतलब कि राजा महाराजा, और चर्च मतलब ये धर्म गुरु, दोनों में आपका विवाद उत्पन्न होता है। चर्च वाले ये कहते हैं कि गॉड ने हमें धरती पर भेजा है और हम जो आदेश देंगे जनता उसको मानने के लिए बाध्य है। और राजा कह रहा था कि हम बड़े हैं और हम जो आदेश देंगे उसको जनता मानेगी। इसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, हम बड़े तो हम बड़े, जैसे कि यूक्रेन कह रहा है कि हम बड़े, तो रूस कह रहा है कि हम बड़े, तो बीच में आपका अमेरिका कूद रहा है कि हम बड़े, तब तक ब्रिटेन आ गया कि हम बड़े। तो बड़ाई में देख ही रहे हैं यूक्रेनी जनता मारी जा रही है भाई, इसीलिए तो मारी जा रही है कि हम बड़े तो हम बड़े, और क्या, कोई तुक थोड़े है भाई कि आपसे नहीं पट रही है आपसे, और आपका कह सकते हैं कि आपका मनपसंद शासक नहीं है तो आक्रमण करके हटा दीजिए। तो ये ऐसे होने लगे तब तो चीन ताइवान पर हमला कर दे, भारत नेपाल पर कर दे, बांग्लादेश पर कर दे, पाकिस्तान पर कर दे, विश्व युद्ध ही हो जाएगा। तो ये सही नहीं है विश्व के लिए। आगे देखिए, इस विवाद के निपटारे हेतु पोप ग्लेसियस ने, याद रखिए किसने, पोप ग्लेसियस ने दो तलवारों के बीच का आधार का सिद्धांत या दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि धार्मिक मामलों में चर्च बड़ा और राजनैतिक मामलों में कौन बड़ा, राज्य। लेकिन विवाद थमा नहीं, अंत में दोनों में संघर्ष हुआ, और संघर्ष हुआ तो कौन हार गया, चर्च, और विजयी कौन हुआ, राज्य। आज भी चर्च हारा ही हुआ है। आपका वेटिकन सिटी में बैठा है, उसकी जल्दी कोई सुनता नहीं है। पोप महोदय शांति से क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, कौन उनकी बात सुन लेता है। इतना युद्ध हो रहा है, एक बार भी कुछ बोले कि नहीं युद्ध रोक दे रूस, लाखों लोग हजारों मारे जा रहे हैं। अब जब राज्य जीत गया तो राज्य निरंकुश हो गया, निरंकुश मतलब कि मनमाना कार्य करने लगा। और अब जो लड़ाई है वह किसके बीच आ गई, राज्य और जनता के बीच। जो जनता के प्राकृतिक अधिकार थे, यानी कि इसका मतलब कि जो जनता प्रकृति से राइट पाई थी, राज्य ने क्या किया कि उन अधिकारों को छीनना शुरू कर दिया। तो जनता ने संघर्ष किया, आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि सरकार हमारे अधिकार न छीने, संघर्ष करना पड़ता है, ये नहीं कि आपका ऐसे ही अधिकार मिल गया, संघर्ष करना पड़ता है। उसमें लाखों हजारों लोग मारे भी जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, शहीद होते हैं। तो अब जो लड़ाई किसके बीच आ गई, राज्य और जनता। आपका इंग्लैंड में ये लड़ाई आगे बढ़ी, जनता की सर्वप्रथम विजय होती है और इंग्लैंड के सम्राट जॉन ने 1215 ईस्वी में जो जनता का अधिकार छीना था उसमें से केवल कुछ अधिकारों को बहाल कर दिया, सभी नहीं, उसमें से कुछ अधिकारों को वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया।
तो जनता पहली बार खुश हुई कि हम जीत गए, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं मिले, कोई नया अधिकार जनता को नहीं मिला, लेकिन जो अधिकार सम्राट ने क्या किया था, छीना, उसी में से कुछ को क्या किया, कम से कम ये हुआ कि पहली बार जनता ने अपना हक तो पाया है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। फिर बैक हो अब सीआरपीसी पर भाई। तो प्राकृतिक न्याय के वर्तमान में दो सिद्धांत आपका कह सकते हैं कि स्थापित हो चुके हैं, और तीसरा जो सिद्धांत है अभी विकासशील अवस्था में है। तो कौन से तीन सिद्धांत हैं, तो पहला सिद्धांत आपका पहला सिद्धांत आपका है कि आडि अल्ट्रम परटम, यानी कि दूसरे पक्षकार को सुनो। दूसरा सिद्धांत है रूल अगेंस्ट बायस, यानी कि अभिनत या पक्षपात के विरुद्ध नियम। ये दोनों आपका स्थापित सिद्धांत है। और तीसरा है आपका रीजन डिसीजन, यानी कि जब भी आप कोई निर्णय दीजिए तो उसका आधार बताइए। आधार मतलब रीजन बताइए, रीजन मतलब कारण। तो ये तीसरा विकासशील अवस्था में है। अब तीनों को समझिए पहले एक एक लाइन। पहला है आडि अल्ट्रम पर्टम, यानी कि सुनवाई का अधिकार, अर्थात दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए। तो भाई आपका सिविल मामला एक देखिए, एक क्रिमिनल मामला देखिए, दोनों को कवर करिए। सिविल मामलों में होता है कि प्लेंटिफ या वादी वाद दायर करता है, दूसरा पक्षकार को प्रतिवादी कहते हैं, डिफेंडेंट कहते हैं। तो क्या बिना प्रतिवादी के सुने ही वादी के पक्ष में फैसला दिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा, आडि अल्ट्रम परटम। तो इसके लिए सीपीसी की धारा 27 में, 28 में, 29 में और आदेश 5 में व्यवस्था की गई है कि दूसरे पक्षकार को सुना जाएगा, उसको समन जारी होगा, उसको बुलाया जाएगा ताकि वह उपस्थित हो और वादी के दावे का जवाब दे। आपराधिक मामलों में सामान्यतः एक पक्षकार राज्य होता है सामान्यतः, और दूसरा पक्षकार एक्यूड या अभियुक्त होता है। अतः अभियुक्त को भी सुना जाए, बिना अभियुक्त के पीठ पीछे कोई उसके खिलाफ न तो साक्ष्य लिया जाए और न ही कोई फैसला सुनाया जाए। तो अभियुक्त को सुनने के लिए सीआरपीसी की धारा 273 में ये प्रावधान किया गया है कि जो भी साक्ष्य किसी अभियुक्त के विरुद्ध लिया जाएगा जांच या विचारण में, वह तभी लिया जाएगा जब वह न्यायालय में क्या हो, हाजिर। ये कौन सा सिद्धांत पालन किया गया, आडि अल्ट्रम परटम। तो कहाँ समाहित है सीआरपीसी में, 273। दूसरा, जो भी निर्णय दे पक्षपात न करे, और जब भी निर्णय दीजिए तो क्या लिखिए, उसका कारण। तो इससे ज्यादा मतलब नहीं हमें, बस पहले से मतलब है। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है आपका, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अभियुक्त हाजिर हो तभी कार्यवाही शुरू की जाए या तभी कार्यवाही हो आपराधिक मामलों में। ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है, एब्सोल्यूट रूल नहीं है, अर्थात इसके अपवाद हैं। और वहीं अपवाद देखा जाता है। पहला अपवाद आ गया धारा 115 में, दूसरा आपका 205 में, तीसरा आपका 299 में, और चौथा आपका 317 में, और एक है 253। देखिए तो सही है ना, थोड़ा एक बार बेरक देख लीजिए भाई। अब इन सभी धाराओं को, ये अपवाद हैं,
ये पंखा बंद करिए। वाह। देखिए ई लिखा होगा, ई वाला एक बंद कर, रुकिए देखिए कौन बंद। नहीं, अभी मौसम आपका उतार चढ़ाव थोड़ा हो रहा है ना, एकदम से गर्मी नहीं आई है सर्दी जुकाम पकड़ ले रहा है तुरंत। देखिए फिर एक बार देखिए, यानी कि ये मेंस में लिखना पड़ेगा 5-5 लाइन, ये नहीं कि इसको याद करना है। इंटरव्यू में बिहार में कई लोगों को झिलाया है ये क्वेश्चन, और कई लोग बोल ही नहीं पाए। तो ये जो हम धाराएं लिखे हैं 5 धाराएं, इन 5 धाराओं को याद करना है कि अगर मामला इन 5 धाराओं में आ जाता है तो अभियुक्त भले कोर्ट में हाजिर न हो, उसके विरुद्ध साक्ष्य लिया जा सकता है, कार्यवाही हो सकती है। ये नियम नहीं है, बल्कि 273 का क्या है, अपवाद। 5 धाराएं भाई कम से कम प्री के लिए भी तैयार रखिए, मेंस के लिए भी 3-3, 4-4 लाइन। अब देखिए एक एक करके आपका शुरू किया जाए। पहला है धारा 115। अगर किसी व्यक्ति से सदाचार या परिशांति के लिए प्रत्याभूति मांगी गई है और न्यायालय और कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के खिलाफ जांच कर रहे हैं, तो जांच के दौरान ऐसे व्यक्ति को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दी जा सकती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये एक व्यक्ति है और इससे आशंका है कि यह परिशांति भंग कर देगा या आपका गुड बिहेव या अच्छा आचरण नहीं रखेगा, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट इससे गारंटी मांग सकते हैं कि तुम गारंटी दो कि प्रतिभूति दो कि शांति कायम रखोगे या सदाचारी बने रहोगे। तो ऐसी दशा में इंक्वायरी या जांच की जाती है, तो जांच के दौरान साक्ष्य लिया जाता है। तो अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट चाहें तो ए को व्यक्तिगत हाजिरी से, पर्सनल अपीयरेंस से या स्वयं मजिस्ट्रेट के यहाँ हाजिर होने से छूट दे सकते हैं और जांच कर सकते हैं। तो पहला अपवाद मिला जहाँ की व्यक्ति को माने मजिस्ट्रेट के समझ उपस्थित नहीं है, फिर भी उसके खिलाफ क्या लिया जा सकता है, साक्ष्य। 205 देखिए, दूसरा आपका जो सेक्शन है 205, आपका पूछा भी जाता है, यदि न्यायालय चाहें तो अभियुक्त को पर्सनल अपीयरेंस से या व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे सकता है कि आप हाजिर न होइए, आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेश होइए। यानी कि अभियुक्त कोर्ट में हाजिर न हो तो अभियुक्त की ओर से कौन हाजिर हो जाए, अधिवक्ता। तो ऐसी दशा में अधिवक्ता के सामने ही साक्ष्य ले सकता है न्यायालय, और एक्यूज्ड या अभियुक्त या मुलजिम को बुलाना आवश्यक नहीं। तो किस में छूट दे सकता है, 205 में। और किसके सामने एविडेंस लिया जा सकता है, उस अभियुक्त के क्या, वकील साहब के सामने। याद रखिए कौन सी धारा, 253। आइए 253 अभी बिहार में पूछा, इस बार बिहार जे में आया था प्री में, इस बार बिहार जे के एपीओ में आया था कि जे में भाई, हाँ जे ना। देखिए हल्का समय भी मिस कर रहा है कि जे में आया था कि एपीओ में, लेकिन ये धारा आपका पूछी गई थी, इसीलिए कहा जा रहा है कि एक क्वेश्चन बनेगा। अब कौन धारा पूछ ले वो गारंटी नहीं है, लेकिन ये सेक्शन आपका पूछा गया था। फिर एक बार देखिए, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ स्पेशल समन जारी किया गया है, अब आप कहेंगे कि ये विशेष समन किस चिड़िया का नाम है, यानी कि कैसा समन जारी किया गया है, स्पेशल। तो विशेष समन का उल्लेख जो किया गया है
सीआरपीसी की धारा 206 में, यानी कि सीआरपीसी की धारा 206 में स्पेशल समन या विशेष समन का प्रावधान किया गया है। अब विशेष समन पहले समझिए, तब 253। 253 पढ़ने के पहले आप कौन धारा पढ़ेंगे? 206, क्योंकि इसी से ये धारा क्या है? अटैच। देखिए, ऐसा अपराध जिसमें दंड केवल जुर्माना हो और वह 1,000 रुपया या उससे कम का जुर्माना हो। फिर एक बार समझिए, ऐसा अपराध जिसमें दंड केवल और केवल क्या हो? फाइन। और कितना हो? फाइन 1,000 या 1,000 रुपये से क्या हो? कम। तो मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में चाहें तो स्पेशल समन जारी कर सकता है, अभियुक्त के खिलाफ विशेष समन जारी कर सकता है और अभियुक्त से कह सकता है कि आप खुद न आइए कोर्ट में, आप अपने अधिवक्ता के माध्यम से ये जुर्माने की रकम कोर्ट में क्या करिए? भेजवा दीजिए। तो जब न्यायालय स्पेशल समन जारी किया है और अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से क्या दे दिया? छूट। और किसके माध्यम से जुर्माना भेजवाने के लिए कहा है? अधिवक्ता के माध्यम से। तो यहाँ भी अभियुक्त का हाजिर होना आवश्यक नहीं है और बिना अभियुक्त के हाजिरी के उसके खिलाफ क्या लिया जा सकता है? साक्ष्य। याद रखिएगा, लिया जा सकता है। तो न्यायालय चाहें तो अभियुक्त की अनुपस्थिति में ही 253 में उसे दंडित कर सकता है और जुर्माना जो अभियुक्त अधिवक्ता के माध्यम से भेजा है उसे क्या कर लेगा? स्वीकार। और स्वीकार करके दंडित कर देगा और पैसा जुर्माने में क्या करेगा? काट लेगा। एक उदाहरण देखिए, वाहन और इत्यादि मामले देखिए। वाहन का ही मामला, जैसे कि मान लीजिए आपके वाहन का चालान हो गया, 500 रुपये का चालान हुआ, आपने अपराध किया, ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ दिया, तो 500 रुपया का चालान कटा। तो आप करते क्या है कि भाई अधिवक्ता साहब को 700-800 दे दिए और कहे कि जाकर हमारा चालान ये करिए और क्या करिए, कागज लाइए। तो क्या आप कोर्ट जाते हैं कभी? नहीं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये स्पेशल समन वाले में मामले आते हैं और वकील साहब अपना वहीं क्या करते हैं, पैसा वैसा जमा करके निपटा दिए, कुछ बचाए भी और कुछ क्या किए? जमा भी किए। तो पहले ये होता था कि भाई रकम आपका न्यायालय कम कर देता था, अब तो फिक्स हो गया है, कम करने का भी बेक ही नहीं है। पहले ज़्यादा कमा लेते थे और वकील साहब कहते थे कि 1,000 से कम नहीं लगेगा, तो क्लाइंट 1200 देता था, तो कोर्ट में आर्गू करके 100 रुपया जमा कर देते थे, कागज उसका निकलवा लेते थे और 900 1,000 क्या करते थे? बचा लेते थे। अब तो फिक्स हो गया, इस इतना हो गया तो इससे कम नहीं होगा, पहले कम हो जाता था। तो ये 253 आपको बताया गया। आइए आपका 299 बिहार, आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिहार के लिए। सीआरपीसी की धारा 299 बताती है कि जब कोई अपराध का अभियुक्त है और वह फरार हो गया है, यानी कि भाग गया है, फरार हो गया है और जल्दी गिरफ्तार होने की संभावना नहीं है। मान लीजिए ये एक अभियुक्त है, आपका मान लीजिए घर में चोरी किया था, पुलिस इसको खोज रही है, लेकिन ये बहुत दिनों से क्या है? फरार। तो आखिर न्यायालय मुकदमा कितने दिन तक पेंडिंग करे, कितने दिन तक रोके रहे? तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि न्यायालय जब ये फरार हो गया है और जल्दी गिरफ्तार होने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय एक को बिना बुलाए ही एक के खिलाफ क्या ले सकता है? साक्ष्य और निर्णय सुना सकता है। तो यहाँ भी आपका
अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य लिया गया और क्या सुनाया गया? निर्णय। किस धारा में है ये? 299। एक धारा बची है, कौन सा? 317। देखिए 317 भाई। 317 भी काफी पूछा जाता है। यदि कोई अभियुक्त न्यायालय में बार बार न्यायिक कार्यवाही में विघ्न डालता है, बाधा डालता है, एक बार नहीं बल्कि क्या? भाई सतर्क रहिएगा, बार बार शब्द मैं फिर एक बार बता रहा हूँ। यानी कि कुत्ते की दुम हो गया है, कहा जाता है ना कि कुत्ते की दुम है, अर्थात एक बार अगर कुत्ते की दुम को दीवार में भी चुनवा दीजिए और 1 साल बाद निकालिए तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, अर्थात हैबिचुअल अपराधी कहा जाता है, अभ्यासिक, वो कभी सुधर ही नहीं सकता। और पुलिस एक्ट में आप लोग पढ़े हैं, वर्ग जो आपका आप माने दुष्चरित्र होते हैं आपका, उसमें 2 वर्ग होते हैं। वर्ग ए वाले सुधार के योग्य हैं, लेकिन वर्ग बी वाले सुधार के योग्य। तो वर्ग बी वालों का निगरानी मृत्यु तक, और वर्ग ए वालों का जिनके सामने स्टार नहीं लगा है तो अधिकतम 2 साल, स्टार लगा है तो कम से कम 2 साल, अधिकतम 2 साल आपका, और स्टार लग गया तो कम से कम 2 साल तो होगा ही। और ख वालों का कब तक निगरानी पुलिस करे? जीवन भर, लिखवा गया था ये। उसी प्रकार फिर देखिए, आपका बार बार शब्द एक बार और आपका पूछा गया था आईपीसी में, 354 डी, 354 डी आईपीसी याद करना इसी के साथ। तो आपका स्टैकिंग, स्टैकिंग मतलब पीछा करना। तो किसी लड़की का पीछा करना क्या अपराध है कि नहीं? नहीं है। लेकिन कब अपराध है? बार बार पीछा करना। यही आपका सतर्क रहिए। फिर हम बता रहे हैं, अगर किसी लड़की का कोई पुरुष एक बार, स्त्री नहीं पीछा किया, पुरुष एक बार पीछा किया है तो अपराध नहीं है। लड़की मना की फिर भी आप पीछा कर रहे हैं बार बार, तो वह अपराध है, स्टैकिंग कहा जाता है। और 2013 में धारा जोड़ी गई है 354 डी। और सोशल मीडिया से पीछा कर रहे हैं तो आईटी एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में प्रावधान है। आपका फेसबुक से पीछा, व्हाट्सएप से पीछा, मैसेज करके पीछा, ये सब कर रहे हैं। पेगासस से पीछा करिए, जैसे सरकार फंसी है, सरकार का गला फंसा है पेगासस में, इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रही है। पूछिए मंत्रियों से तो क्या कह रहे हैं केंद्र सरकार के मंत्री? सब जुडिस है, सब जुडिस मैंने न्यायालय के क्या है, विचाराधीन। हम क्यों बोले? न्यायालय जांच कर रहा है, करेगा। तो मेन मुद्दे पर नहीं बोलेंगे टेपिंग में। आगे देखिए भाई, यानी कि फिर बैक होइए, अगर कोई अभियुक्त है न्यायालय में उपस्थित हो रहा है और बार बार न्यायालय में क्या डाल रहा है? विघ्न, तो न्यायालय का विवेक है कि कह दे कि जाइए घर रहिए या जेल रहिए, आने की आवश्यकता नहीं है। न्यायिक कार्रवाई सुचारू रूप से चलने दीजिए, आपके अनुपस्थिति में हम आपके खिलाफ साक्ष्य ले लेंगे, आपका अधिवक्ता मौजूद है। जैसे कि आसाराम का मामला उदाहरण बताया जाता है, जब भी आती मुकदमा उनका चलता था तो वह कहते थे कि हम माने आपका विक्टिम कहा जाता है, पीड़िता। तो भाई पीड़िता जैसे ही वकील नाम लेता था तो बाबा आपका कहते थे कि हमारी शिष्या है, आप पीड़िता न कहिए, पहला। दूसरा, आपका वही अंड बंड बोलने लगते थे, डांस करने लगते थे कटघरे में, तो कोर्ट ने डांटा और कहा कि जेल में ही रह जाएंगे, अगर ऐसे अगली बार ऐसी हरकत करेंगे तो हम आपको कोर्ट नहीं आने देंगे, आपके वकील साहब के सामने आप क्या क्या ले लेंगे साक्ष्य आपके खिलाफ। तब वकील ने समझाया कि जो जेल से निकल रहे हो वो भी अब निकलोगे नहीं, वैसे भी जेल में डांस कर रहे हैं, वीडियो तो वायरल है ही, अब कैसे हो गया ये जेलर जाने, वीडियो वायरल है।
आपका जेल में डांस करते हुए, तो बाबा जहाँ भी रहेंगे क्या रहेंगे भाई, कोई परम भक्त हो अंधभक्त हो अन्यथा न ले, उदाहरण चल रहा है। क्योंकि पिछली बार दो चार परम भक्त थे अंधभक्त फोन करके धमकाने लगे हमें भी, तो हुआ कि भाई नाई से पूछा जाता है कि कितने बाल, तो भाई काटा जाएगा तो आपके सामने आएगा गिन लीजिएगा। तो बाबा भाई मैंने बहुत प्रपंच किए लेकिन बचे नहीं, सब कुछ अपनानी है, छल बल खल 80 साल में, तो बात की बात है। तो अब तो याद हो गया ना कि बार बार विघ्न डाल रहा हो तो कौन सी धारा है, 317, ऐसे ही याद हो जाता है उदाहरण से धाराएं। अब आइए आपका ये सिद्धांत हो गया, तो अब अभियुक्त को हमें एपीयर कराना है, तो इसके लिए अब चैप्टर 6 शुरू होगा। भूमिका आपकी मध गई। अध्याय 6 में आपका मने कह सकते हैं कि व्यक्तियों को हाजिर कराने के लिए विवश करने की न्यायालय की शक्ति दी गई है। यानी कि क्रिमिनल कोर्ट को कुछ न कुछ तो पावर होना चाहिए कि वह अभियुक्त या गवाहों को कोर्ट में बुला सके, कोर्ट में हाजिर करा सके। इसके लिए अध्याय 6 काम करेगा। अध्याय 6 में आपका 4 क्लाज दिए गए हैं। पहले क्लाज में समन है, दूसरे में गिरफ्तारी का वारंट, तीसरे में प्रोकुमुलेशन एंड अटैचमेंट उद्घोषणा और कुर्की, और चौथे में मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब छूटा फटका है। अब आइए पहला जो है समन शुरू किया जाए। अब देखिए समन जब पढ़िए तो भाई कितने को गौर करके पढ़िएगा, मैं बता रहा हूँ अभी समन पढ़ा जा रहा है। एक तो समन का अर्थ पढ़िएगा, इसके बाद ये किस मामले में जारी होगा समन, तो समन मैटर में समन मामला क्या है, तो समन मामले में जारी होगा। समन पर नहीं आता तब क्या होगा, समन मामलों में समन जारी होगा। ये प्रावधान देखना है। समन कितनी प्रतियों में जारी होता है, 2 प्रतियों में जारी होता है। फिर आपका समन का प्रारूप में आपका द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या 1 भी पढ़ना है, और आपका 33 पढ़ना है। और सीआरपीसी की जो धारा पढ़नी है वह आपका 61 से लेकर 69। आइए कह करके देखिए भाई, आपका शुरुआत किया जाए डिटेल में। समन मामले के लिए आपका सीआरपीसी की धारा 2W पढ़ना है भाई। एक है कि एकदम शुरुआती दौर से पढ़िए, तब आपका आईपीसी में भी जोड़ना है इसे। मैंने अभी भूमिका पढ़ाई जा रही है समन की, तब तो समन जारी कराया जाए। समन जो शब्द है ये आपका कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। अब आपका यूपी एपीओ और तमाम राज्यों में ऐसा क्वेश्चन एक बन रहा है। पिछली बार भी यूपी एपीओ में ऐसा क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन ये बना था कि आपका कांग्निजेंस को यानी कि संज्ञान को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो कहीं नहीं किया गया है। तो जिन शब्दों की परिभाषा अगर कानून में न दी गई हो तो अब वो भी याद करना पड़ेगा कि किसको परिभाषित नहीं किया गया, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा प्री में आजकल बन रहा है। तो समन को परिभाषित किया गया है कि नहीं, कहीं नहीं। वारंट को वो भी नहीं, आपका जमानत को वो भी नहीं, विचारण को वो भी नहीं, आपका संज्ञान को वो भी नहीं। ये सब परिभाषित नहीं है। तो समन जब परिभाषित नहीं है तो एक अपनी परिभाषा निकाला जाता है। समन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, मीनिंग होती है वर्ड वाइज, वह है कॉल लेटर। कॉल लेटर मतलब बुलावा पत्र, अर्थात समन एक न्यायालय द्वारा जारी किया गया ऐसा आदेश है जिसके द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति को क्या करता है,
बुलाता है, यही तो कह सकते हैं सामान्य भाषा में। भाई जब न्यायालय किसी व्यक्ति को आदेशित करता है कि समन में वर्णित तिथि को समय पर और स्थान पर तुम क्या करो, आ जाओ ना कहेगा भाई, ये लीगल भाषा में है। आ जाओ मतलब हाजिर हो, हाजिर हो माने एपियर हो, एपियर हो मतलब उपस्थित हो, और कानूनी भाषा में तो उपसंजात हो। क्या हो? उपसंजात। इसी को हम क्या कहते हैं? समन। अब तो आ गया समन माने कॉल लेटर। अब समन किस मैटर में जारी किया जाता है, यानी कि जो समन होगा आखिर किन मामलों में जारी किया जाएगा, तो आपका जवाब रहेगा कि समन सामान्यतः समन मामलों में जारी किया जाता है। तो फिर अगला दिमाग में बैठाना है कि ये समन मामला क्या है। तो समन मामला कहाँ परिभाषित है? 2W में। अब यहाँ से देखिए डिटेल में भाई, जहां तक समन मामले की बात है, प्री में 2-3 बार रिपीट किया, गलत ना हो, पहले वर्ड वाइज देखिएगा बेरेट की भाषा। समन मामला किसे कहा जाएगा? तो वह मामला जो ऑफेंस से रिलेटेड हो, अर्थात वह मामला जो अपराध से संबंधित हो और जो वारंट मामला न हो। अब आप लोग बताइए, समन मामले की जो डिफिनीशन 2W में दी गई है, धारा 2W में, वह निगेटिव है कि पॉजिटिव? निगेटिव। तो पहला वाक्य यही कंपटीशन में देखना है कि समन मामला कौन होगा जो वारंट मामला न हो। इसका मतलब भाई नए लोग भी समझे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मामला वारंट मामला नहीं है तभी समन होगा। तो जब तक हम ये न जानेंगे कि कौन वारंट मामला है, तब तक समन मामला आएगा नहीं। तो तुरंत वारंट मामला समझने के लिए देखा जाता है। वारंट मामले की परिभाषा 2X में दी गई है। ऐसा अपराध जिसमें सजा मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास हो या 2 वर्ष से अधिक का कारावास। अब अच्छे से जानिए, अब आप लोग बताइएगा, कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। ऐसा अपराध जिसमें सजा मृत्युदंड हो, वो भी वारंट मामला। ऐसा अपराध जिसमें दंड लाइफ इम्प्रिजमेंट हो, जीवन भर का कारावास हो, वह भी वारंट मामला। और ऐसा अपराध जिसमें 2 साल से अधिक के कारावास का दंड हो, 3 साल, 4 साल, 2 साल, 5 महीना, 6 महीना, वो भी वारंट मामला माना जाएगा। तो आखिर इसके बाहर जाइए तो कौन बचा जो समन मामला माना जाए? वही दिमाग में आपका, ध्यान से समझिए भाई फिर एक बार, क्योंकि अब लीगल तौर पे चलेगा। तो अगर 2 वर्ष से अधिक था तो कौन सा मामला हो गया? वारंट। तो अब इसके बाहर करिए, कौन बचा? जिस अपराध में एकोरेट 2 वर्ष का दंड हो, वो भी समन मामला। जिस अपराध में सजा 2 वर्ष से क्या हो, कम हो, वो भी समन मामला। और जिस अपराध में केवल और केवल दंड क्या हो, जुर्माना, वो भी कौन मामला? समन मामला। भाई जो बेयर एक्ट की भाषा से हमने निकाला, उससे तो यही निकल रहा है कि ऐसा अपराध जिसमें सजा 2 साल हो, 2 साल से कम हो या केवल क्या हो, जुर्माना, ऐसे मामलों को हम क्या कहेंगे? समन मामला। तो लेकिन आपका देखिए कंपटीशन में भाई प्री के लिए भी चलते रहना है। अगर ऑप्शन रहे, फिर एक बार समझिए, अगर ये ऑप्शन दे कि ये आ चुका है 2 बार यूपी में, ये क्वेश्चन जो मैं मॉडल बता रहा हूँ कि समन मामला कौन होगा, और दिया रहे पहला ऑप्शन ऐसा मामला जो वारंट मामला न हो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, ऐसा अपराध जिसमें दंड 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम
या मात्र जुर्माना हो। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन दे देगा ऐसा अपराध जिसमें दंड 4 वर्ष से कम हो और इनमें से कोई नहीं। तो आपको दिमाग स्थिर करके पकड़ना है क्वेश्चन। पहला जो ऑप्शन है और दूसरे ऑप्शन पर गौर करिए। पहला ऑप्शन शुद्ध रूप से बेयर एक्ट की भाषा को बताता है और जो दूसरा ऑप्शन है वो भी सही है, लेकिन वह हमने आपका निकाला वारंट मामलों की परिभाषा को देखते हुए। तो जहां भी आपका दो में से एक चुनना हो तो पहली वरीयता बेयर एक्ट की भाषा को दीजिएगा और वहीं सही माना जाएगा। तो बेयर एक्ट में क्या लिखा गया है कि समन मामला कौन है, जो वारंट मामला न हो। पहली वरीयता किसको देनी है, जो वारंट मामला। अगर ये ऑप्शन न रहे तब दंड को जरूर खोजिएगा और दंड को खोजते समय ध्यान रखिएगा कि एकोरेट 2 वर्ष का है तो वह समन मामला ही माना जाएगा, या 2 साल से कम। एकोरेट 2 वर्ष वाला ही कठिन होता है। अब आगे बढ़ा जब है इसमें, तो आपने ये देखा कि समन किस मामले में जारी होगा। तो समन मामले में, समन मामला कहाँ परिभाषित है, 2W में। ये भी हम बता चुके हैं। अब आगे इसके बढ़ा जाए। आखिर समन समन मामलों में ही सामान्यतः जारी होता है, ये कहाँ लिखा गया है। तो आपका जवाब रहेगा सीआरपीसी की धारा 204, यानी कि सीआरपीसी की धारा 204 में न्यायालय आदेशिका जारी करता है, अभियुक्त के खिलाफ करता है। सामान्यतः समन मामलों में अभियुक्त के खिलाफ क्या जारी होता है, समन। और वारंट मामलों में सामान्यतः गिरफ्तारी का वारंट। लेकिन अब जब लेकिन लग गया तो सतर्क रहना ज्यादा। लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। न्यायालय समन मामलों में भी समन जारी न करके गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। तो फिर एक धारा शुरुआती दौर में कवर करनी है, कौन सी, 87। प्री में भी आ चुका है, मेंस में भी। थोड़ा इस पर गौर करिए, 2 मिनट डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यह नहीं कि समाप्त हो गया, अभी तो आपका भूमिका चल रहे हैं समन मामला। ये नहीं कि आपका नए लोग ये न जाने कि समाप्त हो गया। अभी ये केवल क्या चल रही हैं, अभी धारा 61 से शुरू नहीं हुआ। अभी तो समन मामला पहले जानिए, तब तो समन जारी कराया जाएगा। फिर एक बार देखिए भाई, 87 से प्री में भी क्वेश्चन आ चुका है और यूपीएपीओ मेंस में भी पूछा जा चुका है। आपका ये पूछा गया कि उन परिस्थितियों का उल्लेख करिए जिनमें कि समन मामलों में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जा सकता है। तो एक सेक्शन आपका मिलेगा 87। समन के बदले या समन के अतिरिक्त गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाना। दो मैं बता रहा हूँ, समन के बदले या समन के अतिरिक्त। इसका मतलब एक हुआ कि अलग अलग। भाई दो शब्द मैं बता रहा हूँ, समन के बदले या समन के अतिरिक्त, अलग अलग है भाई, एक नहीं है। देखिए फिर एक बार, समन के बदले का मतलब ये हुआ कि समन मामलों में समन जारी ही न किया जाए, डायरेक्ट क्या जारी कर दिया जाए। फिर एक बार समझिए, यहीं अब पॉइंट नए लोगों को पकड़ना है, थोड़ा छोटी छोटी बात है। समन के बदले का मतलब ये हुआ कि समन मामलों में आपका समन जारी ही न किया जाए, डायरेक्ट क्या जारी कर दिया जाए, गिरफ्तारी का वारंट। और समन के अतिरिक्त का मतलब ये हुआ कि समन जारी हुआ, समन पर वह हाजिर ही नहीं हो रहा है, तो अभियुक्त हाजिर ही नहीं हुआ, तो आपका न्यायालय के पास जबरदस्ती का भी उपाय है
क्या जारी करे बाद में? गिरफ्तारी का वारंट। तो समन मामलों में बिना समन जारी किए हुए भी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो सकता है और समन जारी करने के बाद भी। ये कहाँ से गवर्न होगा बताया जाएगा आपका अलग से, समन के स्थान पर या अतिरिक्त, उसको बताएंगे हम डिटेल में, तो चलेगा ही, 2-4 दिन लगेगा अभी। अब आइए समन के बारे में और कुछ जानिए भाई। समन 2 प्रतियों में जारी होता है, एक प्रति में नहीं। कितने में? 2। समन लिखित में होता है। अगला पॉइंट, लिखित होगा कि मौखिक? लिखित। कितनी प्रतियों में? 2। समन पर जिस न्यायालय ने समन जारी किया है उस न्यायालय के अधिकारी की क्या रहेगी? साइन। और क्या रहेगा? मुद्रा। यानी कि लिखित में जारी होगा, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का साइन होगा, उस न्यायालय की मुद्रा होगी, और कितनी प्रतियों में? 2। समन सीधे, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, समन सीधे उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी होता है जिस व्यक्ति को न्यायालय बुलाना चाहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए अभियुक्त हैं या गवाह हैं और न्यायालय ए को बुलाना चाहता है तो समन डायरेक्ट किसके नाम जारी होगा? ए के। अब यह है कि भाई ए पर समन की तामील होगी, तामील मतलब सर्विस होगी, सर्विस का मतलब ये हुआ कि ए पर समन रिसीव कराया जाएगा, ए को दिया जाएगा, ए को पहुंचाया जाएगा। तो बताइए कौन लेकर गांव में जाती है समन? पुलिस। तो सही बता रहे हैं भाई, कौन लेकर जाती है? तो समन तामील कौन सामान्यतः कराती है? पुलिस अधिकारी। ये एमपी में पूछा गया था, फिर मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपका एमपी में पूछा गया था कि समन की तामील कौन कराता है, तो क्या मार कराएंगे? पुलिस अधिकारी। यानी कि न्यायालय ने पुलिस को समन दे दिया, पुलिस अधिकारी गया और किसको समन दे दिया? ए को। और ए को समन दे दिया और जो दूसरी कॉपी थी उस पर ए का साइन करा लिया और दूसरी कॉपी न्यायालय में भेज दिया गया कि हमने आपके द्वारा जारी किए गए समन की क्या करा दी है? सर्विस या तामील या रिसीविंग करा दिया है। अगर अभियुक्त के नाम समन जारी किया जाता है, अगला पॉइंट आइए, तो उसके लिए जो मॉडल दिया गया है वह सीआरपीसी के द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 1 में, फॉर्म नंबर किस में? 1। और अगर गवाह के नाम जारी हो तो किस मॉडल में जारी होगा? उसके लिए मॉडल दिया गया है सेकंड शेड्यूल या सीआरपीसी के द्वितीय अनुसूची के मॉडल नंबर 33 में। तो फिर एक बार याद रखिए, अभियुक्त के नाम जारी होगा तो किस मॉडल में? 1। और गवाह के नाम 33। अब आगे बढ़िए। समन पर व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, ये भी है ना कि गिरफ्तार करवा दीजिएगा। यानी कि समन जारी हुआ, यानी कि न्यायालय ने प्रेम से बुलाया, यानी कि समन पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं? नहीं किया जाता है। तो समन में आपका कल भी कॉन्सेप्चुअल बताया गया, फिर एक बार हम बता रहे हैं आपका क्या दंडनीय नहीं है और क्या दंडनीय है। तो समन लेने से इनकार करना, डिनाई करना दंडनीय है कि नहीं? नहीं है, ये अपराध नहीं है। लेकिन समन रिसीव न हो, फरार हो जाइए ताला बंद करके या किसी तरह, समन चस्पा किया गया, फाड़ दीजिए कागज वोगज, और समन रिसीव हो गया और जिस दिन कोर्ट ने बुलाया उस दिन बिना कारण के आप कोर्ट में हाजिर, ये सब दंडनीय है। 172, 73 तमाम धाराएं हैं आईपीसी के। और मेंस में पूछा गया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ए के खिलाफ समन निकाला और ए डेट पर हाजिर नहीं हुआ, तो ए ने अपराध किया कि नहीं किया?
ये आपका बेयर एक्ट में मिलेगा दृष्टांत। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सबीना निकाला। सबीना मतलब क्या हुआ? समन। तो आगे बढ़ा जाए भाई। इस प्रकार आपका जो समन के बारे में साधारण प्रावधान थे वे समाप्त हुए। समन के बारे में विस्तृत प्रावधान, कैसे जारी होगा, कौन लेकर जाएगा, आपका धारा 61 से लेकर और कहाँ तक दिया गया है 69। तो आज आपका पुलिस एक्ट भाई तैयार नहीं है, सीआरपीसी ही चलेगी, बता दिया जाए। 61 से अभी हम शुरू करेंगे पढ़ाना। मैंने जो लोग आपका पुलिस एक्ट के बारे में सामान्य बातें बताई गई और ये बातें लिखवाई भी जाएंगी अभी 2 दिन बाद ही, मान के चलिए। कुछ आपका कुछ धाराएं हो जाए तब, अब क्योंकि कल तक लिखवा ही गया था, तो 2-3 दिन आपका लेक्चर चलाया जाए तब आगे लिखवाया जाए, फिर 2 दिन। अब आपका समन के बारे में जो आपका विस्तृत प्रावधान किया गया है वह सीआरपीसी की धारा 61 से लेकर और 69 तक, यानी कि 61 से लेकर और 69 तक। उसमें आपका कुछ टेक्निकल पॉइंट ही जानना है, बहुत आसान है। यानी कि आपका आज समाप्त भी हो जाएगा पूरी धारा है। बस यह है कि कुछ टेक्निकल पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन अचीव होते हैं और वही हमें टेक्निकल पॉइंट बताना है। अब धारा 61 निकाल लीजिए भाई। अब बेयर एक्ट आपका काम करेगा, अभी तक तो बेयर एक्ट से बाहर चल रहा था। अब 61 देखिए आपका फार्म ऑफ समन्स, यानी कि समन का प्रारूप। प्रारूप मतलब मॉडल, मॉडल मतलब नमूना, नमूना कहा जाता है। तो समन का पहला क्वेश्चन प्री में तो यही पूछ लिया जाता है कि समन का प्रारूप किस सेक्शन में दिया गया है, तो 61। अगर समन अभियुक्त के नाम जारी होता है तो उसका मॉडल द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 1 में दिया गया है। और अगर विटनेस या गवाह या साक्षी के नाम जारी होता है तो उसका जो प्रोफार्मा है वह आपका द्वितीय अनुसूची का प्रोफार्मा संख्या 33 में दिया गया है। अब कौन आ गया? समन का प्रारूप। जैसे ही समन का प्रारूप आप पढ़ेंगे, इसके साथ आपका जो पढ़ना है आपका वह गिरफ्तारी के वारंट का भी प्रारूप देख लेना है। यानी कि जो गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है उसका मॉडल किस धारा में है, दोनों को एक साथ कोरिलेट करके पढ़िएगा। तो समन का प्रारूप पूछे तो 61 और गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप पूछे तो 70, यानी कि 70, दोनों एक साथ पढ़िएगा। अब आगे देखिए भाई। न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन, यानी कि पहला क्वेश्चन ये आया कि समन कौन जारी करता है, न्यायालय कि पुलिस अधिकारी कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। ये भी झारखंड में आज तो जो बेयर एक्ट में लिखा है बताइए तो, आप लोग खुद बताइए बेयर एक्ट से कुछ जान के कि समन कौन जारी करता है, न्यायालय की पुलिस अधिकारी की दोनों। इसमें क्या लिखा है बेयर एक्ट में? न्यायालय। तो अब समस्या जो आपका समस्या पूछी गई है झारखंड में
कि अगर पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाना चाहता है तो वह क्या जारी करता है? तो समन नहीं जारी करता, रिटेन आर्डर या लिखित आदेश। ये झारखंड में आ चुका है प्री में। देखिए कैसे क्वेश्चन निकाला जा रहा है व्याख्या करके। न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन, इस संहिता माने सीआरपीसी के अधीन आपका जारी किया गया प्रत्येक समन आपका पहला पॉइंट है लिखित रूप में होगा, यानी कि मौखिक समन जारी होगा कि लिखित, तो आपका जवाब रहेगा लिखित में होगा। इसके बाद दो प्रतियों में होगा, ये मैं बता चुका हूं कि दो प्रतियां दो प्रतियां होगी क्या? तो पुलिस वाले जाएंगे, दो प्रतियों में से एक को दे देंगे समन, एक जिस व्यक्ति के नाम जारी हुआ है, और दूसरी पर आपका रिसीविंग करा लेंगे साइन, और दूसरी कॉपी किसको वापस कर देंगे? न्यायालय को। देखिए उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट करे हस्ताक्षरित होगा, और उस पर न्यायालय की सील या मुद्रा या मोहर लगी होगी। यानी कि इसके बाद जो कहा गया है वह ये कहा गया है कि जिस न्यायालय ने उसे जारी किया है उसके न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की उस पर क्या होगा? साइन, और उसके बाद क्या लगी रहेगी? मुद्रा माने सील उस न्यायालय की। अब ये हाई कोर्ट चाहे तो नियम बनाकर ये कह सकता है कि कौन प्राधिकारी साइन करेगा, सील किसकी लगेगी, अलग से अगर चाहे तो। अगर हाई कोर्ट ने कोई अलग से नियम नहीं बनाया है तो किसका साइन होगा उस पर? तो जिस मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश ने उसे क्या किया है? जारी। अब देखिए क्वेश्चन फिर एक निकालना है, नया क्वेश्चन, कि एक न्याय मजिस्ट्रेट समन निकालता है और उस पर उसका मुद्रा छूट जाती है, तो इस समन ये अनियमितता आपका क्या प्रभाव डालेगी समन पर? गलती हुई, त्रुटि हुई या मिस्टेक हो गया, तो ये मिस्टेक क्या प्रभाव डालेगा? ऐसा क्वेश्चन यूपी एपीओ खूब बनाता है। और आजकल जो लोग उत्तराखंड जा रहे हैं वहाँ भी आपका ऐसा क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर छोटी छोटी गलतियां हो ही गई हैं समन या वारंट निकालने में, तो वह गलतियां क्षम्य है। साइन आपका छूट गया तब भी समन वैध माना जाएगा, और क्या छूट गया? मुद्रा, तब भी। इसकी वैधता के लिए जो सेक्शन काम करेगा वह आपका 365 सीआरपीसी की धारा, नहीं भाई 465 भाई, सीआरपीसी की धारा आपका 465। एक बार जाकर घर पर देखिएगा, उतना डिटेल में बताना संभव नहीं है। 465 एक बार जाके घर पर देखना है, किताब से देखना है कि अगर छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो वह गलतियां क्या होती है? क्षम्य, अक्षम्य नहीं है। आगे देखिए भाई आपका, अब धारा 62 पर आ जाइए। समन की तामील कैसे की जाएगी, यानी कि समन की सर्विस कैसे की जाएगी, अर्थात कौन सा व्यक्ति होगा वह जो समन लेकर जाएगा और रिसीव कराएगा। तो समन की तामील का ढंग कहाँ दिया गया है? तो आपका जवाब रहेगा 62 में। यहाँ से आपका एमपी ज्यादा क्वेश्चन बनाता है। देखिए पहला खंड देखिए भाई, प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इस लिए बनाए उस न्यायालय के
जिसने वह समन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। तो आपका अब एक उदाहरण देख लिया जाए। मान लीजिए न्यायालय ने ए के खिलाफ समन जारी किया, तो अब ए के खिलाफ समन जारी किया है, तो ए के पास कौन व्यक्ति है जो समन लेकर जाएगा। अब ये धारा 62 से कवर होगा, यानी कि ए को समन क्या करना है, रिसीव कराना है, तो कौन लेकर जाएगा। तो पहला नियम जनरली, फिर एक बार समझिए, आपका एमपी में पिछली बार पूछा गया कि समन की तामील कौन कराता है, तो सामान्य नियम तो यही है कि कौन कराए, कोई पुलिस अधिकारी। फिर एक बार देखिए, समन की तामील कौन कराता है, तो कोई पुलिस अधिकारी। दूसरा नियम आइए, क्या कोई अन्य व्यक्ति भी समन की तामील करा सकता है, तो आप कहेंगे कि करा सकता है, सामान्यतः नहीं। कौन नियम बनाए, स्टेट गवर्नमेंट। फिर एक बार, राज्य सरकार अगर नियम बनाकर ये प्रावधानित करती हैं कि न्यायालय का ही कोई क्लर्क या कर्मचारी जाएगा समन तामील कराने, या कोई अन्य पब्लिक सर्वेंट जाएगा, अन्य लोक सेवक जाएगा, तो न्यायालय का कर्मचारी या अन्य लोक सेवक भी ए को ले जाकर समन रिसीव करा सकते हैं, ए पर तामील करा सकते हैं। लेकिन पहला नियम क्या है, कौन कराती है, पुलिस। पुलिस अधिकारी मार कराइएगा। बताइए, न्यायालय का अधिकारी या अन्य कोई लोक सेवक कब कराएगा, सामान्यतः नहीं, जब राज्य सरकार इसके लिए क्या बनाए, नियम। भाई जब तक राज्य सरकार का नियम न दे, ये लोक सेवक और न्यायालय के कर्मचारी न मार दीजिएगा, ये याद करके जाइए। दूसरा खंड देखिए, यदि साध्य हो, साध्य हो मतलब पॉसिबल हो ना, है तो उसको लिख लीजिए, साध्य हो मतलब संभव हो। दूसरा खंड इसमें चल रहा है। दूसरा खंड आपका बहुत महत्वपूर्ण है, भले आप लोग उसमें शब्दों पर ध्यान दीजिए पहले। यदि साध्य हो, साध्य हो मतलब पॉसिबल हो, पॉसिबल मतलब संभव हो। यदि संभव हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की दो प्रतियों में से एक का परिदान या निविदान करके वैयक्तिक रूप से की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ए के नाम समन जारी किया गया, यदि ये पॉसिबल है तो पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार डिसाइड की है, तो कोई न्यायालय का अधिकारी या कोई लोक सेवक समन लेकर किसके पास जाएगा, ए के पास, और ए को दो प्रतियों में से कितनी प्रति दे देगा, एक, और ए पर पर्सनल रूप से समन की तामील क्या कराई जाएगी, कराई जाएगी। यानी कि जिसके नाम समन जारी किया गया है उस व्यक्ति को समन की एक कॉपी देकर रिसीविंग करा दी जाए, तामील करा दी जाए, सर्विस करा दी जाए। इसको भाई पूछा जाता है जो कंपटीशन के हिसाब से आई है कि समन की पर्सनल सर्विस किस में है, खंड वाइज पूछा गया है। समन की व्यक्तिगत तामील का प्रावधान किस धारा धारा 62 के किस खंड में है, तो आपका दो में बेरक पर लिख सकते हैं, व्यक्तिगत तामील या पर्सनल सर्विस। भाई खंड वाइज पूछा गया, मैं फिर बता दूं, समन की पर्सनल सर्विस व्यक्तिगत तामील का प्रावधान किस धारा में है, 62 के किस में, आपका क्लाज 2 में। अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगला देखिए, तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की ऐसे तामील की गई है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है, तो दूसरे प्रति के पृष्ठ भाग पर, पृष्ठ माने पिछले भाग पर, आपका पिछले भाग पर उसके लिए रसीदी हस्ताक्षर करेगा, यानी कि रिसीविंग दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो प्रतियों में समन गया,
आपका ए को एक प्रति दे दी गई और ए दूसरी प्रति के पिछले भाग पर अपना साइन करेगा कि हमने समन क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो प्राप्ति की रसीद देना लिखेगा कि नहीं है, नहीं तो कल मुकर जाए कि हमें तो रिसीविंग नहीं हुआ, हमें तो प्राप्त ही नहीं हुआ, मुकर जाए तब क्या करेंगे। तो एक रिसीविंग। तीसरा खंड बस रिसीव ये कहता है कि आप रिसीविंग पर क्या करिए, साइन। तो किस प्रति पर करना है, दूसरी, और मुख्य पृष्ठ पर कि पिछले पृष्ठ पर, पिछले, पीछे उसके। आइए सेक्शन 63 देखिए भाई, निगमित निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील। पहले तो निगमित निकाय देखिए, सोसाइटी देखिए। अब आइए, रिलायंस कंपनी है, तमाम कंपनियां हैं। अब इन कंपनियों पर अगर समन की तामील करानी है तो कैसे कराई जाएगी। तो जहां तक कंपनी या निगम की बात है, कारपोरेशन की बात है, निगम आपका एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक बनावटी व्यक्ति होती है कंपनी या निगम, और न तो सांस ले सकती हैं, न चल सकती हैं, न फिर सकती हैं, फिर भी जबरदस्ती से क्या माना गया है, व्यक्ति, कल्पना करके, फिक्शन थ्योरी, यानी कि कल्पितार्थ सिद्धांत पूछा जाता है। कौन सा सिद्धांत, कल्पितार्थ या फिक्शन। अब इनके ऊपर समन तामील करानी है तो इनके वरिष्ठ अधिकारी पर कराइए, प्रबंधक जो है या सचिव है, और नहीं तो इनके मुख्य पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा क्या करिए, भेज दीजिए। कोई तो होगा जो वहां बैठा होगा ऑफिस में, रिसीव करेगा, क्योंकि कंपनी तो आएगी नहीं भाई, कंपनी कहाँ से आएगी, वो तो दिखाई ही नहीं देती। तो रिलायंस कंपनी पर समन तामील कराना है तो वहाँ के प्रबंधक न मिले कोई, तो रिलायंस कंपनी का हेड ऑफिस का पता नेट से निकालिए और उसी पते पर क्या करिए, समन भेज दीजिए। भाई कोई न मिले तो भेज दीजिए, और कोई वहाँ न मिले रिसीविंग में, तब आगे उपाय है। उपाय देखिए आगे, जब सम 64 देखिए भाई, आपका 64 देखना है धारा, जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके आपका, तब क्या किया जाए। तो भाई ये एक उदाहरण देखिए आपका पूछा जाता है आपका, मान लीजिए ए एक व्यक्ति है, ध्यान समझिए, और इसके नाम समन जारी हुआ। तो धारा 62 का खंड 2 पर गौर करिए थोड़ा। धारा 62 का क्लाज 2 ये बताता है कि जहां तक संभव हो पुलिस जाए और किसको समन रिसीव कराए, ए को। ठीक। 63 बताती है कि निगमित निकाय है तो उसके रजिस्टर्ड पते पर या सचिव को दे दीजिए। अब 64 आ जाइए धारा, 64 ये बताती है कि जब ए न मिल सके तब क्या करना है। तो जब ए न मिल सके तो इसका प्रावधान आपका किस धारा में है, 64 में। तो ए के परिवार के सदस्य पर समन की तामील कराई जा सकती है जो परिवार ए के साथ रहता हो, लेकिन सतर्क ये रहना है कि किसी महिला पर कराई जाएगी कि पुरुष पर, परिवार के पुरुष पर, और वह पुरुष वयस्क होना चाहिए। फिर एक बार, अभी बैरक नहीं शुरू हुआ, पहले ऐसे देखिए, अगर समन किया गया व्यक्ति न मिल पाए तो उसके कुटुंब के किसी वयस्क पुरुष सदस्य पर तामील कराई जा सकती है और ये मान लिया जाएगा कि ए पर तामील हो गई। तो परिवार के लोगों पर तो यहाँ आपको सतर्क रहना है कि ए के नाम जारी किया गया तो उसके परिवार को किसको समन नहीं दिया जाएगा, किसी स्त्री को। और स्पष्टीकरण तुरंत आपका देख लीजिए, सेवक इस धारा के अर्थ में कुटुंब या परिवार का सदस्य नहीं है तो किस पर धारा 64 के तहत रिसीविंग नहीं होगी, किसको नहीं दिया जाएगा, एक तो उसके परिवार के स्त्री को और एक उसके सर्वेंट को, क्योंकि सेवक जो है वह परिवार का सदस्य नहीं। तो
किस पर तामील कराई जाएगी? परिवार के वयस्क पुरुष सदस्य पर, महिला नहीं। किस पर? वयस्क पुरुष सदस्य पर। एक सेकेंड भाई, इसको विकसित तामील। इसको आपका जो कहा जाता है भाई, आपका समन की विकसित तामील, उसको लिख लीजिए बैरक पर 64। समन की विकसित तामील इसका उपनाम है। हो सकता है पूछ ले कि समन की विकसित तामील, तो फिर एक बार देखिए, समन की विकसित तामील का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति के नाम समन जारी किया गया है, अगर वह व्यक्ति नहीं मिलता तो उसके परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य पर समन की तामील कराई जा सकती है, लेकिन महिला और सेवक पर नहीं। और इसी को एक लाइन में हम क्या कहते हैं लीगल भाषा में? समन की विकसित तामील। याद रखिएगा, विकसित तामील किस धारा में? 64 में। अब देखिए 64 आपका बैरक देखिए भाई, सामान्य बातें हो गई, बैरक एक बार पढ़ लिया जाए। जहां समन किया गया व्यक्ति सम्यक तत्परता बरतने पर भी न मिल सके, यानी कि उचित रूप से पहले खोजा गया लेकिन मिला नहीं, ए, तो ऐसी दशा में वहां समन की तामील दो प्रतियों में से एक को उसके कुटुंब यानी कि परिवार के उसके साथ रहने वाले किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है। और यदि तामील करने वाला अधिकारी अपेक्षा करे तो ऐसा व्यक्ति दूसरे समन की दूसरे प्रति पर पृष्ठभाग पर रसीदी क्या करेगा? हस्ताक्षर, यानी कि रिसीविंग देना पड़ेगा कि हमने समन क्या किया? प्राप्त। तो परिवार पर समन की तामील हो गई की धारा में? 64। 65 काफी महत्वपूर्ण है। चस्पा करके समन की तामील या प्रतिस्थापित तामील, बहुत है। चस्पा करके भाई याद रखिएगा, आपका चस्पा करके समन की तामील किस धारा में है? 65 में है। या प्रतिस्थापित तामील किस धारा में है? 65 में। या डीम्ड आपका कहा जाता है सर्विस। डीम्ड मतलब कि मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा, कल्पना कर ली जाएगी कि समन की तामील हो गई। तो आइए आपका फिर एक बार थोड़ा सतर्क रहिए। इसको चस्पा करके या प्रतिस्थापित समन की तामील, तो फिर एक बार बैरक शुरू से करिए भाई। चलिए धारा 62 आप लोग बताइए भाई, जहां तक संभव हो व्यक्तिगत रूप से दिया जाए। निगम है तो आपका रजिस्टर्ड डाक पर पता पर भेज दिया जाए। अगर वह व्यक्ति न मिले तो परिवार के वयस्क पुरुष सदस्य पर की जाए जो उसके साथ रहता हो। कौन सी धारा? 64। और जब सारे उपाय क्या हो गए? विफल। तो ये देखिए फिर एक बार, जब धारा 62 विफल हो गई, समन की तामील न हो पाई, जब धारा 63 में भी न हो पाई और कोई परिवार का भी सदस्य 64 में नहीं मिला, तो न्यायालय समन की तामील कैसे कराएगा? अब चस्पा करके। तो चस्पा करवा दीजिए, सभी लोग जानते हैं। मान लीजिए ए के नाम समन जारी हुआ, ए भी नहीं मिला और इसके साथ रहने वाले घर वाले भी नहीं मिले, तो क्या करे पुलिस? तो ऐसी दशा में पुलिस जाएगी, समन की दो प्रतियों में से एक प्रति उसके निवास के सहज दृश्य स्थान पर, जहाँ की आने जाने वाले क्या कर सके? देख सके। एक कॉपी क्या कर देगी? चस्पा कर देगी। दूसरी कॉपी कोर्ट को भेजेगी, पूरा परिस्थिति लिख देगी कि हम गए थे, कोई न तो वह मिला न उसका परिवार का कोई वयस्क पुरुष सदस्य मिला, अतः हमने चस्पा कर दिया समन,
उसके किवाड़ पर चस्पा कर दिया ताकि आए तो क्या हो देख ले। तो चस्पा करके समन की तामील किस धारा में है? आपका 65। तो चस्पा करके आप प्रतिस्थापित तामील मान लिया जाएगा कि तामील हो गई। अब इसी में एक उदाहरण और देखिए, अगर मान लीजिए कि किवाड़ पर चस्पा कर दिया पुलिस, मैंने गोंद लगा के क्या किया, चस्पा कर दिया, और वह व्यक्ति आया और उसको फाड़ कर फेंक दिया। तो समन की तामील, समन चस्पा किया गया था और कोई व्यक्ति आता है उसको फाड़ कर क्या करता है, फेंक देता है, तो यह अपराध होगा कि नहीं? आईपीसी में होगा, अपराध होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बस एक अपराध नहीं है कि घर पे है और समन लेने से क्या कर दिया, इनकार, रट कर जाइएगा। फरार हो गया तब भी अपराध, समन लेने से इनकार किया तो कोई अपराध नहीं, और चस्पा किया गया, क्या किया, फाड़ दिया, तब भी अपराध। फाड़ना उड़ना नहीं है, भले बारिश ओरिश से गल जाए, तो रात में लोग फाड़ देते हैं, पता ही नहीं चलेगा कौन फाड़ दिया। तो अब आपका 65 अब देखा जाए भाई, जब पूर्व उपबंधित, अब डायरेक्ट देखिए, वो ये वैसे लिखना यही है जो बताया जा रहा है सामान्य भाषा में। देखिए, जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया, यानी कि सारे आपका उपाय विफल हो गए, तब कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? 65 वाली। तो बताइए, डायरेक्ट 65 कर दिया जाएगा कि पहले 62, 63, 64 आएगा? हाँ, ये नहीं कि डायरेक्ट चस्पा करके भाग आइए, पहले खोजिए, उसके बाद परिवार को खोजिए, कोई ना मिले तब चस्पा करके आइए। जैसे कि आपका रूस है, आपका उस पर भी उदाहरण दे दिया जाए इसमें। तो रूस है, यूक्रेन पर हमला किया है, 15-16 दिन हो गया, लेकिन अभी भी तमाम शहरों में आपका कब्जे की जंग चल रही है। तो रूस ये सोचा था कि 3 दिन में हम फतह कर लेंगे, कई 3 दिन बीत गया, क्यों बीत गया ये भी सोचना है। यानी कि रूस ने यूक्रेन की सेना को हल्के में लिया था, और ये सही बात है कि जब एक एक व्यक्ति के शरीर में और मन में देश प्रेम की भावना जाग जाए और एकाएक आदमी सैनिक अपने को मान ले, तो कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि वह दूसरे देश को गुलाम बना ले। याद रखिए। और यूक्रेन में ये देखने में आ रहा है कि ज्यादा लोग टैंक के सामने खड़े हो जा रहे हैं, लेट हो जा रहे हैं, कह रहे हैं कि चलाओ गोली, हम नहीं हटेंगे, फायर कर रहे हैं, रूसी सैनिक आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और कीव और तमाम शहरों को घेरा गया है, और इसी समय बम भी लगा दिया कि टैंक को क्या करेंगे, और गुफा में छुप गए हैं। जैसे ही टैंक आ रहे हैं, अपना छत से मार दीजिए या मकान से, 2-4 टैंक क्या हो जा रहा है, स्वाहा। तो नुकसान ज्यादा रूस को हो रहा है। अब इसीलिए पुतिन को कहना पड़ा, कहना नहीं चाहिए कि हमारे सैनिक बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। अरे कहने की क्या आवश्यकता है, लड़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं। यानी कि आप कह दिए, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं लोचा है, आप केवल उत्साह बढ़ा रहे हैं, कहना नहीं चाहिए। अब भाई, आपका ये सब कहना नहीं चाहिए, लड़िए। अब ये क्या कि बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं, इसका मतलब कि आप में इसीलिए 15 दिन लग गया और आप क्यू में नहीं घुस पाए, क्योंकि आपको डर है कि घुसते ही माइंस का जो बिछा दिया गया है, और तमाम लोग हथियार लेकर बैठे हैं कि आओ तो हम क्या करेंगे, ठोक देंगे। जैसे उंगली माल बैठा था कि जो भी जंगल में आएगा हम उसकी गला और उंगली क्या करेंगे। वो तो गौतम बुद्ध थे, तो हो सकता है मोदी जी गौतम बुद्ध बन जाए, लेकिन लोड नहीं ले रहे हैं भाई। अगर सुलह जो करा देगा, शांति का नोबेल मिल जाएगा। अब कौन सुलह करा दे, अब वो तो अलग बात है भाई, जो भी करा देगा इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दुनिया फिर विश्व युद्ध के कागार पर है। हल्का सा अगर अमेरिका अमेरिका इधर उधर किए तो विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, उसमें क्या है। तो फिर एक बार देखिए, सेक्शन 64, 65 तब लागू होगा जब 62 भी विफल हो जाए, 63 भी और 64 भी। डायरेक्ट इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट भाषा देखिए, यदि धारा 62, 63 या 64 के 4 में
उपबंधित रूप से तामील सम्यक तत्परता बरतने पर भी न हो सके। यानी कि 62 का प्रयास किया गया, 63 का, 64 का, और तत्परता भी लाई गई, लेकिन सारे प्रयास क्या हो गए, विफल। तब कौन सी धारा अप्लाई होगी, 65। डायरेक्ट नहीं, याद किए रहिए। तब न कि तो तामील करने वाला अधिकारी समन की 2 प्रतियों में से एक को उस गृह या वास स्थान जिसमें समन किया गया व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है किसी सहदृश्य भाग में लगाकर, सहदृश्य का मतलब कि आने जाने वालों को क्या करे वह भाग। अब ये नहीं कि एकदम पिछली दीवार पर लगा दीजिए खेत की ओर दरवाजे की ओर लगाइए, ताकि कोई आ जाए तो क्या करे, देख देख ले। सदृश्य भाग में लगाएगा और तब न्यायालय ऐसी जांच करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझे या तो घोषित कर सकेगा कि समन की तामील हो गई, या कहेगा कि फिर से आदेश देगा कि हम पुनः समन की तामील की जाए। यानी कि न्यायालय या तो कह देगा कि हो गया तामील, चस्पा हो गया, तो या ये भी पावर है कि कह दे कि फिर से पुलिस जाए और फिर से उस व्यक्ति को खोजे और समन की क्या कराए, तामील। तो भाई आप जाके चस्पा करके या प्रतिस्थापित तामील किस धारा में, 65। जहाँ तक धारा 66 की बात है, ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड में भी मेंस में आ चुका है, जे में, और आपका यूपी एपीओ में आ चुका है। छोटा क्वेश्चन आया है कि सरकारी सेवक पर समन की तामील की प्रक्रिया बताइए। यही क्वेश्चन आया है, कुछ हल्ला 15 लाइन में। फिर एक बार देखिए, क्वेश्चन आ चुका है मेंस में भी, प्री में तो बनता ही है। सरकारी सेवक पर समन की तामील की प्रक्रिया बताइए। तो पहले कंसेप्ट बना लीजिए कि सरकारी सेवक पर समन की तामील के 2 तरीके हैं। पहला तरीका सामान्य तरीका है। सामान्य तरीका मतलब कि न्यायालय समन जारी करे, पुलिस समन लेकर सरकारी सेवक के ऑफिस में जाए और ऑफिस में 2 कॉपी में से एक कॉपी उसे क्या करके दे दे और दूसरे पर साइन करा ले। तो पहला तरीका क्या है कि आपका पुलिस लेकर जाए, उसको दे। एक और तरीका है, चूंकि सरकारी कर्मचारी हैं तो ऑफिस में भाई पुलिस न जाए, तो एक और तरीका है, वही तरीका आपको जानना है। वह तरीका ये है कि उस विभाग के विभागाध्यक्ष को या हेड को समन की 2 प्रतियां दे दी जाए और वह विभागाध्यक्ष उस कर्मचारी पर समन की तामील कराएं और दूसरी कॉपी पर साइन करा लें, उससे अपने भी साइन करें और दूसरी कॉपी किसको लौटा दें, न्यायालय। तो बताइए, सरकारी सेवक पर समन की तामील के कितने तरीके हो गए, 2। एक सामान्य तरीका जो हमने बताया, और दूसरा कौन सा तरीका है आपका, किसको दे दिया जाए, डिपार्टमेंट के अध्यक्ष को। तो एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी है और कोई प्रोफेसर है जिसके नाम न्यायालय आपका समन जारी करना चाहता है, किया है। तो ऐसी दशा में उस प्रोफेसर साहब पर समन कैसे तामील कराया जा सकता है तो पहला नियम यह है कि पुलिस जाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और जाकर उनको क्या करे, समन दे दे और दूसरे पर क्या कर रहा ले, साइन। अब वैसे भी रोज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रोज ही पुलिस घुसी रहती है, तो मैं बता दूं, बिना वाइस चांसलर की अनुमति के किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि कैंपस के अंदर घुस जाए। अगर जेएनयू में घुस जाती रोज तो देखिए हंगामा कितना मच जाता। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय रोज घुसी रहती है। बिना बिना वाइस चांसलर या कुलपति की अनुमति के कोई पुलिस वाला जल्दी घुस नहीं सकता, तो रोज अनुमति दे दे रहे हैं। वहीं एग्जाम को लेकर ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, फिर रोज बवाल ही होगा तो पढ़ाई कब होगी। भाई आपका ये भी सोचना चाहिए कि रोज जब पुलिस व्यवस्था ही लगी रहेगी,
सैकड़ों पुलिस वाले ही लगे रहेंगे तो पढ़ाई क्या होगी। रोज आंदोलन करिए, वैसे भी कोरोना ने पढ़ाई को चौपट कर दिया है, एग्जाम को चौपट कर दिया। अब तो थोड़ा शांति, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, कोई एग्जाम दे देना चाहिए। अरे कम से कम सत्र ना खराब हो, आगे बढ़ा जाए। तो उसी में आपका तो मेन दिक्कत यही है। तो फिर एक बार देखिए, पहला तरीका हमने, दूसरा तरीका क्या है कि जो लॉ फैकल्टी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उनको न्यायालय समन भेज दे और उनसे कहे कि आपका ये प्रोफेसर हैं, उन पर ये समन तामील करा के, साइन करा के, और खुद भी साइन करके दूसरी कॉपी हमें क्या करिए, वापस लौटाइए। तो कितने तरीके हो गए आपका? दो। तो इसी बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। और किस धारा में, बस सेक्शन, इसके बाद सेक्शन याद करना है, कौन सी धारा है? 66। देखिए भाई, आपका सरकारी सेवक पर समन की तामील। देखिए एक बार पहला, जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है, वहां समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पे, शब्द पकड़िए, अगर कोई सरकारी सेवक है, सरकार की सक्रिय सेवा में है, तो उस पर समन की तामील करानी है, तो ऐसी दशा में न्यायालय मामूली तौर पे, बहुत शब्द महत्वपूर्ण है और निश्चित क्वेश्चन बनता है, जहां भी ये शब्द आए कि सामान्य तौर पे, मामूली तौर पे, साधारण तौर पे, जनरली, ये शब्द आए, इसका मतलब कि वह विधि का पूर्ण नियम नहीं है, उसका क्या है? अपवाद। जहां भी आए, मैं फिर एक उदाहरण फिर दे रहा हूं, आप सीआरपीसी की धारा आपका 177 देख सकते हैं, जो बिहार एपीओ में बना था, कि सामान्यतः या मामूली तौर पर या जनरली किसी अपराध की जांच और विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकारिता में अपराध हुआ है। तो हमने लगाया शब्द मामूली तौर पे, यानी कि कुछ अपवाद हैं जहाँ की अपराध कहीं और हो और मुकदमा क्या चले कहीं और ये अपवाद सीआरपीसी में 178 से लेकर 188 तक में दिया गया है। उसी प्रकार जो 66 है, सामान्यतः बताती है। सामान्यतः का मतलब समझिए भाई, मामूली तौर पर, फिर एक बार, यानी कि इसीलिए हमने दो नियम बनाया कि सामान्यतः यह है कि विभागाध्यक्ष को भेजा जाए, लेकिन न्यायालय चाहे तो विभागाध्यक्ष को न भेजकर किसको दे सकता है? पुलिस को ही, और पुलिस जाके डायरेक्ट क्या करे? मामूली तौर पर, मतलब कि विभागाध्यक्ष का नियम एब्सोलूट नियम नहीं है। तो अब देखिए बेरक की भाषा, अब तो आसान हो जाएगा, इतना बताने के बाद आसान हो जाएगा। जहां समन किया गया व्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है, वहां समन जारी करने वाला न्यायालय मामूली तौर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस कार्यालय के प्रधान को भेजेगा। तो बताया गया किसको भेजेगा? उस कार्यालय के हेड को, भाई जो हेड हैं, जिसमें वह व्यक्ति सेवक है, और तब वह प्रधान धारा 62 की उपबंधित के रीत से आपका कह सकते हैं तामील कराएगा। तो 62 में कौन सी तामील है? व्यक्तिगत, यानी कि वह विभागाध्यक्ष क्या करेंगे? उस सेवक को जाकर तामील करा देंगे। और आगे देखिए, कराएगा और उस धारा द्वारा अपेक्षित पृष्ठांकन सहित उस पर अपना हस्ताक्षर करके न्यायालय को लौटा देगा। उस सेवक से भी साइन करा ले और खुद भी क्या करे भाई, विभागाध्यक्ष को खुद भी साइन करना पड़ेगा, और साइन उन करके दूसरी कॉपी किसको लौटा दिया जाए? कोर्ट को। भाई दूसरी कॉपी किसको लौटाया जाएगा? रिसीविंग करवा के कोर्ट को। ऐसा हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर विभागाध्यक्ष ने साइन कर दिया कि हमने रिसीव करा दिया समन, तो ऐसा साइन माना जाएगा कि विभागाध्यक्ष ने तामील करा दिया कि नहीं। एविडेंस में पेश होगा कि विभागाध्यक्ष का साइन है, इसका मतलब कि इन पर तामील क्या हो गई है? हो गई। लेकिन ये किसके लिए है?
सबके लिए नहीं, केवल किसके लिए? गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। क्योंकि शब्द मामूली तौर पर आया है तो न्यायालय ये तरीका न अपनाकर कौन सा अपना सकता है? सामान्य, कि पुलिस को दे दे, पुलिस जाए। इसके बाद 67, स्थानीय सीमाओं के बाहर समन का तामील। तो कराना है तो भाई उस मजिस्ट्रेट को 2 कॉपी भेज दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका 68, ऐसे मामलों में जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत। तो मान लीजिए कि तामील करा दिया, दूसरी कॉपी पर साइन करके भेजा था और वह व्यक्ति तामील कराने वाला अब हाजिर ही नहीं है, तो न्यायालय मान लेगा कि तामील हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि उसका साइन ही क्या है? पर्याप्त। ये भी नहीं पढ़ा जाता है। अ- अंतिम धारा है आपका 69। फिर क्वेश्चन बनता है, साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील। फिर यहाँ से प्री और मेष दोनों में बना है, सतर्क रहिएगा। अब तक के जो प्रावधानों को हमने देखा वह अभियुक्त पर लागू होगा, लेकिन अगर कोई गवाह गवाह को बुलाना है, विटनेस को बुलाना है, साक्षी को बुलाना है, तो कौन सी धारा लागू होगी? 69। अब ध्यान, फिर एक बार ध्यान से समझिए। गवाह पर समन की तामील कैसे कराई जाती है? आपका मेंस में भी पूछल्ला 10 लाइन का बनता है और प्री में भी बनता है। तो पहले प्रारूप संख्या को भी गौर में रखना है। आपका द्वितीय अनुसूची का प्रारूप संख्या 1 किसके लिए हमने बताया? अभियुक्त के लिए। और गवाह के लिए कौन सा? 37। सेकंड शेड्यूल का प्रारूप संख्या कौन? पहले कंसेप्ट बना लीजिए तो बेरक आसान हो जाएगा। किसी गवाह पर समन की तामील एक तो सामान्य तरीके से कराई जा सकती है। सामान्य मतलब कि सामान्यतः समन जारी किया जाए, पुलिस को दे दिया जाए, पुलिस दोनों प्रति लेकर जाएगी, एक दे देगी और दूसरे पर क्या करा लेगी? साइन, रिसीविंग। ये तरीका। एक और तरीका है, दूसरा तरीका यह है कि न्यायालय डाक द्वारा भेज दे, यानी कि आपका कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस में समन रजिस्टर्ड कर दे, भेज दे, और पोस्ट ऑफिस का डाकिया जाएगा और उनको समन तामील करा के और जो रिसीविंग है कोर्ट को लौटा देगा कि आपके समन की तामील हमने क्या कर दी? कर दी। तो कितने तरीके हुए? 2। एक पहला तरीका कौन है? जनरल। और दूसरा तरीका कौन है? डाक द्वारा। अब इसी को बेरक देखिए, लास्ट में खत्म होए ताकि कल से गिरफ्तारी का वारंट शुरू किया जाए भाई। इधर धाराएं छोटी छोटी हैं, इधर धाराएं 8-8 10-10 एक दिन में निकल जाएगी। कल गिरफ्तारी का वारंट भी निकाल दिया जाएगा। हाँ, उद्घोषणा और कुर्की में 2 लेक्चर लगेगा। उसके बाद से स्पीड बढ़ जाएगी, 153 तक आपका तेजी से निकल जाता है। फिर आपका समय लगता है 154 से एफआईआर से। तो जहाँ समय कम लगे वहाँ तो स्पीड बढ़ा के थोड़ा निकाला जा सकता है भाई आपका। ये तो ताकि आपका जल्दी से जल्दी, भाई बहुत समय चल रहा है, इधर समय लगता था, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाया जाए। देखिए आपका पहला खंड देखिए भाई, इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, यानी कि ऊपर कुछ भी लिखा गया है सब भूल जाइए, उसको क्या करिए सब, यानी कि पुरानी बातें भूल कर 69 पढ़िए। इसका मतलब है ऊपर क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया उससे कोई मतलब अब नहीं है। अगला देखिए, साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय, यानी कि किसके लिए? गवाह के लिए। ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ, यानी कि समन जारी कर दिया गया पुलिस के माध्यम से, तो उसके उसके अलावा या उसके साथ साथ, साथ साथ माने दोनों एक साथ, यानी कि इधर पुलिस लेकर जा रही है, इधर कहाँ से? डाकिया से भेज दिया, दोनों हो सकता है। इधर पुलिस लेकर गई समन, इधर कहाँ भेज दिया? डाक से।
या साथ साथ निर्देश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी के उस स्थान के पते पर जहां वह साधारणतया निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है रजिस्टर्ड डाक द्वारा की जाए। तो बताइए कहाँ कहाँ किस पते पर भेजा जा सकता है जहां गवाह क्या करता है, निवास करता है यहाँ या गवाह जहाँ क्या करता है कारोबार, या गवाह जहाँ क्या करता है अभिलाभ के लिए दूसरों के माध्यम से कार्य करता है कि स्वयं, दूसरों के माध्यम से नहीं, इनमें से कहीं भी स्थान पर आप क्या करिए रजिस्टर्ड द्वारा भेज दीजिए। अब आपका इसको सीपीसी की धारा 19 से जोड़ सकते हैं, बता भी गया था भाई सुबह वाले पीरियड में, आपका 19 से जोड़कर पढ़िएगा और अच्छा रहेगा। सीपीसी की धारा 19 ये बताती थी कि अगर शरीर के प्रति अपकृत किया गया या आपका किसी चल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो वादी किन किन स्थानों पर मुकदमा कर सकता है। तो जहां दोष किया गया, दूसरा जहां प्रतिवादी क्या करता है निवास, या जहां प्रतिवादी क्या करता है कारोबार, या जहां प्रतिवादी अभिलाभ के लिए क्या करता है स्वयं कार्य। भाई निवास और कारोबार तो आसान है, यही एक समझना है, मैं बताया था भी सुबह भी फिर बता रहा हूँ। मान लीजिए एक वकील साहब है हाई कोर्ट में, वह वकालत करते हैं, अगर उनका वह जौनपुर में भी आपका केस उनका है, तो अगर वह स्वयं जौनपुर जाकर और जौनपुर के सिविल न्यायालय में बहस करते हैं तो ये अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करते हुए कहे जाएंगे। लेकिन गए नहीं और यहाँ से अपने किसी परिचित को फोन कर दिए कि जौनपुर में ये मामला है देख लीजिए, तो बताइए स्वयं अभिलाभ के लिए काम कर रहे हैं कि दूसरे के माध्यम से, तो वहाँ समन की तामील नहीं होगी। कब होती जौनपुर, जब अधिवक्ता साहब वहाँ जाकर स्वयं के अभिलाभ के लिए क्या करते काम, दूसरे को फोन करके करा रहे हैं तब नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपका। लास्ट लाइन देखिए, जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित की गई तात्पर्य अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्य यह पृष्ठांकन की साक्षी ने समन लेने से इनकार कर दिया है प्राप्त हो जाता है, तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील उचित रूप से कर दी गई है। अब आइए डाकिया लेकर गया समन, तो दो हो सकता है, या तो गवाह समन को स्वीकार कर ले, तो स्वीकार करे तो समन के दूसरे प्रति के पिछले भाग पर क्या करे साइन कि हमने समन क्या कर लिया प्राप्त। या ये हो सकता है कि डाकिया गया और वह व्यक्ति मिला ही नहीं, या समन लेने से क्या कर दिया गवाह ने इनकार, तो डाकिया खुद ही लिख दे कि वहां मैं गया था और वह गवाह समन लेने से क्या कर दिया इनकार। तो बताइए समन लेने से इनकार कर दिया तो क्या माना जाएगा, समन प्राप्त कर लिया कि नहीं किया, प्राप्त कर लिया, ये अनुमान लगा लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा। अब आया नहीं गवाह, तब बताइए इसके बाद क्या उपाय है। मान लीजिए समन जारी किया गया, चाहे इनकार कर दिया और चाहे रिसीव करके आया नहीं, तो क्या उपाय है, गिरफ्तारी का वारंट। अब डाकिया नहीं जाएगा, कौन जाएगी पुलिस, और प्रेम से नहीं, अब आपका घसीटते हुए लाएगी कि प्रेम से बुलाया तो नहीं आया आपने, अब चलिए माननीय जी कचहरी में बुलाए हैं, तो अब क्या जारी होगा, गिरफ्तारी का वारंट। और 87 कवर किए रहिएगा कि समन के बदले या